हाय हेलो नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी, आपको पढ़ने में बहुत मजा आ रहा होगा। आज आपके सामने बिल्कुल नए टॉपिक के साथ हम प्रस्तुत है इस सेशन में। आज के इस लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं प्रकाश के अपवर्तन की। देखो, अब तक अपन प्रकाश के परावर्तन और परावर्तन पर जो आधारित घटनाएं थी दर्पण, उसके बारे में अध्ययन कर चुके हैं। आज बिल्कुल आपके सामने फ्रेश टॉपिक है अपवर्तन। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। जो दोनों टॉपिक है, आधे क्वेश्चन आपके परावर्तन से आते हैं, आधे क्वेश्चन आपके अपवर्तन से आते हैं। तो अगर अपन माने कि आधा पोर्शन इस चैप्टर का अपना कंप्लीट हो चुका है, और वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट जो टॉपिक है अपवर्तन। अपवर्तन किसे कहते हैं, अपवर्तन क्यों होता है, अपवर्तन का क्या कारण है, बिल्कुल ही इजी ट्रिक्स के साथ आज आपके सामने लेके आया हूं कि आपको एक ही वीडियो में ये सारी चीजें याद हो जाए। तो बने रहे वीडियो में लास्ट तक, और सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के पास इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि सभी आकर जल्दी से जल्दी हमसे जुड़ सके। तो शुरू करते हैं आज के सेशन में, जिसमें हम सबसे पहले बात करने जा रहे हैं अपवर्तन। प्रकाश की जो सेकंड घटना है, अपवर्तन क्या होता है, किस प्रकार से होता है, इसके बारे में अपन डिटेल से चर्चा करते हैं। देखो, सबसे पहले मैं बात करता हूं अपवर्तन क्या होता है। रिफ्रैक्शन या अपवर्तन किसे कहते हैं। तो देखो बेटा, अपने बात की परावर्तन में क्या हो रहा था, जब कोई प्रकाश की किरण किसी पृथककारी सतह से टकरा रही थी, किसी सरफेस से टकरा रही थी, तो वो वापस चली लौट जा रही थी। यानी प्रकाश की किरण जब किसी सतह से टकराकर वापस लौट जाती है, वो तो परावर्तन होता है। अपवर्तन में क्या होता है कि जो प्रकाश का माध्यम है ना, वो चेंज हो जाता है। यानी जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो वो अपने मूल मार्ग से भटक जाती है। जो उसका एक्चुअल में मार्ग था, एक्चुअल जो दिशा थी, उस दिशा से थोड़ा सा विचलन हो जाता है। तो प्रकाश की किरण का विचलन होना ही क्या कहलाता है, अपवर्तन या रिफ्रैक्शन कहलाता है। तो क्या बताओगे कि जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो अपने मूल मार्ग से विचलित हो जाती है। यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। देखो किस प्रकार से हो रहा है प्रकाश का अपवर्तन। अपन बात करते हैं प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं और किस प्रकार से होता है। देखो, यानी अपन बात करेंगे कि प्रकाश की किरण, जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो अपने मूल मार्ग से विचलित हो जाती है। मूल मार्ग से विचलित हो जाती है, ठीक है। और मूल मार्ग से विचलन होना ही क्या कहलाता है, प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। देखो, यहां से कोई प्रकाश की किरण है तिरछी गमन करती हुई। जब कोई प्रकाश की किरण ये दो माध्यमों को पृथक करने वाले माध्यम की सतह आ गई, इस सतह से ही वो जैसे ही दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो प्रकाश की दिशा जो कि ये होनी चाहिए थी, जाना तो इस साइड में चाहिए था, लेकिन जैसे ही दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, प्रकाश अपने मूल मार्ग से विचलित हो जाता है। तो प्रकाश की किरण का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते समय अपने मूल मार्ग से भटकना या विचलित हो जाना ही क्या कहलाता है, प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। देखो बेटा, सिंपल सी तरीके से चीजों को ध्यान रखना है। अब अपन बात करें प्रकाश के अपवर्तन में मुख्य चीजें कौन कौन सी है। तो जो प्रकाश की किरण सरफेस पे आपतित हो रही है, उसे तो हम कहेंगे आपतित किरण। यानी जो प्रकाश की किरण किसी स्रोत से आ रही है, आने वाली किरण को कहेंगे आपतित। और जैसे ही एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी, तो उसका विचलन हो जाता है, तो विचलित होने वाली किरण को हम कहेंगे अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण। अब देखो, इसमें ये जो दोनों माध्यमों को पृथक करने वाली सतह है, ये है पृथककारी सतह। दो माध्यमों को पृथक करने वाली सतह। इस सतह पर आप एक अगर नॉर्मल या अभिलंब डाल सकते हैं इस प्रकार से, तो ये n1 और जो n2 है, ये अभिलंब का कार्य करेगा।
ठीक है। इसमें भी क्या होगा कि जो आपतित किरण और अभिलंब है उसके मध्य एक कोण बन रहा है, इस कोण को कहेंगे अपन कोण आई या आपतन कोण, इसका नाम देंगे अपन आपतन कोण। इसके बाद में ये जो अपवर्तित किरण है, इस अपवर्तित किरण और अभिलंब के मध्य एक कोण बन रहा है जिसे अपन कहेंगे कोण आर, या इसका नाम होगा अपवर्तन कोण। अपवर्तित किरण के साथ बनने के कारण इसको क्या कहेंगे, अपवर्तन कोण कहते हैं। तो ये मुख्य शब्दावली भी इसका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मूल मार्ग से विचलित हो जाती है। देखो इसको अपन और तरीके से देखते हैं। ध्यान से देखना, 3-4 वर्ड हो गए। एक तो हो गए आपके यहाँ आपतित किरण, आपतित किरण, ठीक है। एक हो गया अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। एक हो गया आपतन कोण, आपतन कोण। एक हो जाएगा अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण। और एक अपन बात करते हैं अभिलंब की। ठीक है, तो किसी प्रकाश स्रोत से आने वाली जो किरण है वो तो क्या कहलाएगी, आपतित किरण। दूसरे माध्यम में जो किरण विचलित हो जाती है, विचलित होने वाली किरण क्या कहलाएगी, अपवर्तित किरण। दोनों किरणों के बीच में डाले गए लंब को हम क्या कहेंगे, अभिलंब। क्या कहेंगे इसे, अभिलंब। ठीक है, आपतित किरण और अपवर्तित किरण के बीच में बनने वाले कोण को क्या कह रहे हैं अपन, आपतन कोण। और यहाँ जो अपवर्तित किरण और अभिलंब है उसके बीच मध्य बनने वाला कोण अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण कहलाता है। यह मुख्य शब्दावली है। इन सब चीजों को आपको विशेष रूप से ध्यान रखना बेटा, क्योंकि ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है सारे वर्ड, कि आपतित किरण किसे कहेंगे, अपवर्तित किसे कहेंगे, आपतन कोण किसे कहेंगे, अपवर्तन कोण किसे कहेंगे, और अभिलंब किसे कहा जाता है। तो थोड़ा इनका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। आई थिंक आपको अपवर्तन की जो चीजें हैं समझ में आ गई होगी। अब अपन बात करते हैं अपवर्तन किस प्रकार से होता है और क्यों होता है, अपवर्तन कैसे होता है और क्यों होता है। देखो, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी तो देखो ये अभिलंब है, अभिलंब है, या तो अभिलंब के पास में आएगी, या तो अभिलंब के पास में आएगी, या अभिलंब से दूर चली जाएगी। भाई प्रकाश का अपवर्तन किस प्रकार से होता है, जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, या तो वो अभिलंब की ओर झुक जाती है या अभिलंब से दूर चली जाती है। देखो इस चित्र में अगर आप देखोगे तो प्रकाश की किरण का मार्ग ये था, लेकिन ये इस दिशा में नहीं जाकर अभिलंब की ओर आ रही है। तो जब प्रकाश की किरण, ये अपने लिए विरल माध्यम, ऊपर वाला माध्यम विरल है और सेकंड जो माध्यम है ऊपर वाले की अपेक्षा थोड़ा सघन है। देखो माध्यम दो प्रकार के हैं, विरल और सघन। जहां अपन बात करेंगे कि जो थोड़े प्रकाश के या पदार्थ के कण जो जहां पास पास में होते हैं वो सघन होता है, जहां थोड़े वो विरल होते हैं, दूर दूर होते हैं, वो विरल माध्यम हो जाता है। तो अपन बात करते हैं प्रकाश का अपवर्तन किस प्रकार से होता है। देखो, जब कोई प्रकाश की किरण, जब कोई प्रकाश की किरण या जो आपतित किरण है वो विरल माध्यम से, ये माध्यम कौन सा हो गया, विरल, विरल माध्यम से सघन माध्यम में, विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अभिलंब की ओर झुक जाती है। जब वो विरल से सघन में आएगी तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी। अगर मैं बात करूं तो यहाँ ये सघन माध्यम और यहाँ ये विरल माध्यम। अगर जब कोई प्रकाश की किरण विरल सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो जानी तो इस प्रकार से चाहिए थी, लेकिन जा इस प्रकार है, यानी ये अभिलंब से दूर हट रही है। यानी जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, सघन से विरल में आती है तो अभिलंब से दूर हटती है, और जब विरल से सघन में जाती है तो अभिलंब की ओर आती है। तो ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से, कि आपको एमसीक्यूज में ये पूछ लिया जाएगा, क्या होता है जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है। तो जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, और जब सघन से विरल में प्रवेश करती है तो वो अभिलंब से दूर हटती है। देखो इसका कारण भी है कि ऐसा क्यों होता है, कारण जान लेते हैं। प्रकाश के अपवर्तन का क्या कारण है भाई, अभी आपने देखा कि प्रकाश का अपवर्तन क्यों होता है, क्यों होता है तो समझ में आ गया। भाई अपन बात करेंगे प्रकाश के अपवर्तन के कारण की, या क्यों होता है। ठीक है, क्यों होता है,
देखो जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी तो एक माध्यम तो विरल है, एक माध्यम सघन है। एक माध्यम में तो पदार्थ के कण दूर दूर है, एक माध्यम में प्रकाश के कण पास पास में। तो आप मुझे ये बताइए, जब कोई पदार्थ के कण जहां पास पास में है वहां स्पीड प्रकाश की तेज होती है, या जहां प्रकाश के कण या पदार्थ के कण दूर दूर होंगे वहां? तो नेचुरल सी बात है कि जहां पदार्थ के कण दूर दूर मतलब विरल, तो विरल माध्यम में प्रकाश का वेग ज्यादा होगा और सघन माध्यम में प्रकाश का वेग कम होगा। तो अपन बात करेंगे कि जब कोई प्रकाश किरण है, जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसके वेग में परिवर्तन होता है, तो उसके वेग में परिवर्तन होता है, उसके वेग में परिवर्तन होता है। तो प्रकाश के वेग में परिवर्तन होने के कारण, प्रकाश के वेग में परिवर्तन होने के कारण ही प्रकाश का क्या हो जाता है बेटा? अपवर्तन हो जाता है। अगर आपसे पूछे अपवर्तन का क्या कारण है तो क्या बताओगे? जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसके वेग में परिवर्तन हो जाता है, और वेग में परिवर्तन के कारण ही प्रकाश का अपवर्तन होता है। होता भी कैसे है? जब प्रकाश की किरण विरल से सघन में जाएगी, जब विरल से सघन में जाएगी, जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो प्रकाश का जो वेग है वो क्या होगा? कम। अब विरल में वेग ज्यादा था, यहां से स्पीड से आ रही है, जैसे यहां से यहां प्रवेश की इसका वेग कम हो गया। वेग कम होने के कारण प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। यहां सघन से जैसे विरल में प्रवेश करेगी तो इसका वेग पुनः बढ़ जाएगा। यहां वेग कम था और यहां वेग क्या हो गया? तीव्र हो गया। तो प्रकाश के वेग में तीव्रता के कारण यह अभिलंब से दूर हट जाती है। तो आपको यहाँ 3 प्रश्नों के आंसर आ जाने चाहिए। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन क्यों या कैसे होता है, क्या कारण है, ठीक है भाई, क्यों होता है, कैसे होता है और उसका कारण। तो क्या होता है? जब कोई प्रकाश की किरण यानी तिरछी गमन करती हुई जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपनी दिशा से विचलित हो जाती है, जिसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब क्यों होता है? जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसके वेग में परिवर्तन आ जाता है, जिससे प्रकाश का अपवर्तन होता है। कैसे होता है? जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वेग में कमी आ जाती है, जिससे वो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, ठीक है। और जब सघन से विरल में जाती है तो उसका वेग बढ़ जाता है, इसलिए वो अभिलंब से दूर हट जाती है। इस कारण से प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, क्यों होता है और कैसे होता है, इन तीनों प्रश्नों के आंसर आपको आने चाहिए। यहां से एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता है, चाहे ऑब्जेक्टिव बनाओ, चाहे अतिलघुरात्मक बनाए, चाहे 2 नंबर का क्वेश्चन बनाए, और ये डायग्राम, ठीक है, कोई सा भी एक डायग्राम आपको क्लियर हो जाना चाहिए। थ्योरी देख सकते हो आप कि तिरछी गमन करती हुई जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मूल मार्ग से विचलित हो जाती है। ये घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। क्यों होता है? जब प्रकाश भिन्न भिन्न माध्यमों में गुजरता है तो भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश का वेग भी अलग अलग होता है, तो प्रकाश के वेग में अंतर के कारण ही प्रकाश का अपवर्तन होता है। कैसे होता है? जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेगी, विरल से कहां जाएगी? सघन में। विरल से कहां जाएगी? सघन में। तो वो अभिलंब की ओर झुक जाएगी, और जब सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर हट जाती है, ठीक है। ये तो हो गया आपके प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, क्यों होता है और कैसे होता है। अब अपन बात करते हैं अपवर्तन के नियमों की, प्रकाश के अपवर्तन के नियमों की चर्चा करते हैं अपन। देखो बेटा, आपने कहा ये आपतित किरण, ये अपवर्तित किरण और ये अभिलंब, ठीक है। तो देखो, आपतित किरण बिंदु Q पर, अभिलंब भी बिंदु Q पर और अपवर्तित किरण भी बिंदु Q पर। तो तीनों जो चीजें हैं किस पोर्शन पे स्थित हैं? तो पहला नियम यही हो जाएगा कि जो आपतित किरण है, आपतित किरण, ठीक है। सेकंड में बात करूं अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। थर्ड में बात करूं अभिलंब, अभिलंब। दोनों माध्यमों को पृथक करने वाले पृथककारी पृष्ठ पर, ठीक है।
पृथककारी पृष्ठ पर एक ही तल पर स्थित होते हैं। पृथककारी पृष्ठ के एक ही तल पर या बिंदु पर, एक ही तल पर या बिंदु पर स्थित होते हैं। ठीक है, क्लियर है? एक ही तल या बिंदु पर स्थित होते हैं, पहला नियम तो ये है। तो ये वाली किरण, अगर मैं बात करूं तो ये वाली किरण यहां पर, ये वाली किरण यहां पर और अभिलंब यहां पर, तो तीनों इसी बिंदु पर मिल रहे हैं। तो ये हो गया तीनों किरणों का मिलन पॉइंट, तीनों किरणें यही मिल रही है, तो पहला नियम अपना यही है। सेकंड नियम की बात करते हैं अपन। सेकंड नियम में क्या होगा, देखो ये वाला कोण तो हो गया आपतन कोण, कोण आई, और ये वाला कोण हो गया अपवर्तन कोण। तो अपन ये कहेंगे कि किसी निश्चित माध्यम की बात होगी, निश्चित माध्यम में, ठीक है, और निश्चित रंग देने के प्रकाश के लिए किसी निश्चित माध्यम में जो आपका आपतन कोण है, आपतन कोण की ज्या बोलते हैं अपन साइन आई को। किसको बोलेंगे? साइन आई। आपतन कोण की ज्या क्या हो जाएगी? साइन आई। एवं अपवर्तन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण की ज्या का मतलब हो गया साइन आर का अनुपात निश्चित होता है या स्थिरांक होता है या नियतांक होता है, स्थिरांक या नियतांक होता है। अगर मैं बात करूं तो ये जो आपतन कोण है, ये जो आपतन कोण है आई, और ये जो अपवर्तन कोण है आर, तो मैं कह सकता हूं जो साइन आई है और बटा साइन आर, ये क्या होते हैं? नियत होते हैं। क्या होते हैं? नियत होते हैं। और यही है अपवर्तन का दूसरा नियम। इस नियम को अपन स्नेल के नियम के नाम से भी जानते हैं। स्नेल का नियम, इस नियम को स्नेल के नियम के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर आपको ये पूछे कि अपवर्तन के कितने नियम है? 2 नियम है। पहला नियम आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों पृथककारी पृष्ठ के एक ही तल पर स्थित होते हैं। और दूसरा नियम है कि किसी दिए गए निश्चित माध्यम और निश्चित रंग के प्रकाश के लिए, ठीक है, आपतन कोण की ज्या साइन आई और अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर का जो अनुपात होता है नियत होता है, नियतांक होता है। अगर ये माध्यम विरल है, ये माध्यम सघन है, अगर इसी माध्यम में किसी भी कोण पर अगर प्रकाश की किरण आपतित होगी तो जो इनका अनुपात आएगा वो निश्चित अनुपात आएगा। इसे माध्यम 1 का माध्यम 2 के सापेक्ष अपवर्तनांक भी कहते हैं। जो द्वितीय नियम है वो अपवर्तनांक से संबंधित भी है, अपवर्तनांक भी कहलाता है। अपवर्तनांक के बारे में अपन डिटेल से थोड़ा आगे चर्चा करेंगे। फिलहाल इन 2 नियमों को आप गौर से और ढंग से तरीके से देख लें। आई थिंक आपके समझ में आया होगा। सेकंड नियम वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। आपतन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण की ज्या का जो अनुपात होता है नियत होता है, निश्चित होता है। इसे स्नेल का नियम भी कहा जाता है। ठीक है, देखो अब अपन बात करते हैं अपवर्तन के नियमन। तो हो गया आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब एक ही तल पर स्थित होते हैं। और प्रकाश के किसी रंग और निश्चित माध्यम के युग्म के लिए आपतन कोण की ज्या साइन आई और अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर का जो अनुपात होता है स्थिर होता है। इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। यानी अपन कह सकते हैं साइन आई बटा साइन आर बराबर नियतांक होता है। अब अपन बात करते हैं किसी आयताकार कांच के पृष्ठ से फलक से, किसी आयताकार कांच के फलक से प्रकाश का अपवर्तन किस प्रकार से होता है। ठीक है, कांच के आयताकार स्लैब से प्रकाश के अपवर्तन को या प्रकाश के नियमों को या प्रकाश किस प्रकार से होता है उनको अपन अगर डिफाइन कर सके, सिद्ध कर सके, प्रूफ कर सके तो उसके लिए है ये एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि किसी आयताकार कांच के स्लैब से प्रकाश के अपवर्तन का नामांकित चित्र बनाइए या इसको समझाइए। तो देखो आपके सामने सबसे पहले अपन अगर डायग्राम की बात करें तो एक आयताकार कांच की सिल्ली है। ये क्या हो जाएगी? ये आयताकार कांच की एक सिल्ली हो जाएगी। ठीक है, आप इसकी रूपरेखा बना सकते हो, जैसे ये ए, ये बी, ये सी और ये डी। अगर मैं किसी प्रकाश स्रोत से ये प्रकाश की किरण डालूं, ये किसी स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरण है। ठीक है, किसी स्रोत से ये आने वाली जो प्रकाश की किरण है, जैसे ये कांच में प्रवेश करेगी, देखो ये माध्यम है विरल, ये माध्यम कैसा है? विरल। जैसे ही कांच के अंदर प्रवेश करेगी माध्यम क्या हो जाएगा? सघन।
जैसे कांच के बाहर निकलेगी माध्यम कैसा हो जाएगा वापस विरल, तो विरल सघन विरल। तो यहां से प्रकाश किरण प्रवेश की जाना इस प्रकार चाहिए था, लेकिन चली गई ये, ऐसे अपवर्तन हो गया इसका। फिर जैसे ही कांच के बाहर निकलती है इसका फिर से अपवर्तन हो जाता है, यानी जब विरल से सघन में जाएगी प्रकाश का वेग कम हो जाएगा, अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी, और जैसे ही सघन से वापस विरल में जाएगी वेग बढ़ जाएगा, अभिलंब से वापस दूर हट जाएगी। तो ये जो किरण है ये तो हो जाएगी आपतित किरण। कौन सी किरण हो जाएगी? आपतित। ये हो जाएगी अपवर्तित, और ये हो जाएगी निर्गत किरण। ठीक है, निर्गत किरण। तो ये आपतित, अपवर्तित और निर्गत किरण। ठीक है, यहां पर अगर आप अभिलंब डाल के कोण बनाएं तो एक तो हो जाएगा कोण आई, कोण आर और कोण ई, आपतन कोण, अपवर्तन कोण और निर्गत कोण। देखो इसको एक बार डिटेल से अपन देखते हैं, प्रॉपर डायग्राम से देखते हैं अपन इसको। देखो बेटा ध्यान देना इसमें, कांच के स्लेब से प्रकाश का अपवर्तन किस प्रकार से हो रहा है। ठीक है, देखो ये तो है आपतित किरण, किसी स्रोत से आने वाली जब कोई आपतित किरण। देखो आप ये कह सकते हो अगर प्रयोग करना है तो हमें किसी आयताकार कांच के स्लेब को, किसी आयताकार कांच के स्लेब को किसी सफेद ड्राइंग बोर्ड पे रखा, जैसे ये सफेद ड्राइंग बोर्ड है, इसकी रूपरेखा बना ली अपने पी क्यू आर और एस, आर और एस। ठीक है, यहां पर ए बी कोई रेखा खींची जो पी क्यू को कौन से बिंदु पर काट रही है? ई बिंदु पर, और यहां से अपन ने जो आर और एस बिंदु है वहां से इसका प्रतिबिंब दिखा, तो वो हमें जो बिंदु है सी और डी वहां से निकलता हुआ प्रतीत। ठीक है, तो अपने ये जो आपतित किरण है, जैसे ही ये हवा से विरल माध्यम, ये माध्यम कौन सा है? विरल, ये विरल कांच वाला हो जाएगा सघन, और ये वापस हवा वाला हो जाएगा विरल माध्यम। तो आयताकार कांच के स्लेब से प्रकाश का अपवर्तन कैसे हुआ? जैसे ही कोई प्रकाश की किरण जैसे ए बी पीक्यू के बिंदु ई से, पीक्यू के बिंदु ई से कांच में प्रवेश करती है तो इसका वेग कम हो जाता है, तो अपन को दिख रहा है कि ये अभिलंब की ओर आ रही है। किस ओर आ रही है? अभिलंब की ओर। जैसे ये कांच से वापस विरल में जाएगी इसका वेग बढ़ जाएगा, तो ये जानी तो इस प्रकार से चाहिए थी, लेकिन ये अभिलंब से दूर हट रही है। ठीक है, अभिलंब से दूर हट रही है। तो इस प्रयोग के आधार पर आप क्या सिद्ध कर सकते हो, क्या बता सकते हो कि जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो अभिलंब की ओर आती है, और जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हटती है। इस प्रयोग के द्वारा अपन ये चीजें भी सिद्ध कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज और है, क्या हो यदि कोई प्रकाश की किरण अभिलंबवत आपतित होती, अगर ये प्रकाश की किरण तिरछी रेखा में आपतित नहीं होकर अगर अभिलंबवत आपतित होती तो ये बिना किसी अपवर्तन के बिल्कुल सीधी निकल जाती। आपको यह भी पूछा जा सकता है कि क्या होगा जब यदि कोई प्रकाश की किरण दिए गए दो माध्यमों में अभिलंबवत आपतित होती है तो बिना किसी अपवर्तन के वो सीधी निकल जाती है। तो 2 पॉइंट ये विशेष रूप से ध्यान रखना, और ये जो डायग्राम है ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट डायग्राम है। ठीक है, एग्जाम की दृष्टि से वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट डायग्राम है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना, ढंग से बनाना। ठीक है, चित्र बनाना आना चाहिए। थ्योरी नहीं पूछता है, इसकी बहुत कम पूछता है, लेकिन डायग्राम के बारे में हमारे से पूछा जाता है, तो वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। और इसके द्वारा क्या सिद्ध होता है कि प्रकाश की किरण अभिलंब के पास में कब आएगी और अभिलंब से दूर कब जाएगी। ठीक है, देखो अब है अपवर्तन के कारण होने वाली मुख्य घटनाएं। प्रकाश के अपवर्तन के कारण कौन कौन सी घटनाएं होती है, हालांकि इसके बारे में अपन डिटेल से जो नेक्स्ट चैप्टर है, जो इससे आगे वाला चैप्टर है, उसमें इन सारी घटनाओं के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। यहां सिर्फ अपन एग्जांपल देखते हैं कि रात्रि में तारों का टिमटिमाना, रात्रि में आकाश में तारों का टिमटिमाना, रात्रि के समय आकाश में जो तारे टिमटिमाते हैं वो किसके कारण टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। डिटेल से पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट चैप्टर में कैसे टिमटिमाते हैं, क्यों टिमटिमाते हैं। प्रकाश का अपवर्तन, क्योंकि देखो बताओ तारे बहुत दूर है पृथ्वी से, तो जब ये तारों का प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करेगा तो इनका बार बार अपवर्तन होगा, तो कभी तारे की स्थिति बार बार चेंज होती रहती है, तारों की स्थिति बार बार बदलेगी प्रकाश के कारण, इसलिए हमें तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। अच्छा, पेंसिल का पानी से भरे बीकर में
पानी से भरे बीकर में, पानी से भरे बीकर में तिरछा दिखाई देना या मुड़ा हुआ दिखाई देना, मुड़ा हुआ दिखाई देना। आप किसी पेंसिल को किसी कांच के बर्तन में रखिए और उसे पानी में डुबो दीजिए। अगर आप उसे तिरछी दिशा से देखेंगे तो आपको पेंसिल थोड़ी सी टेढ़ी या मुड़ी हुई दिखाई देगी, ऊपर उठी हुई दिखाई देगी। इसी प्रकार से पानी से भरे बीकर में, पानी से भरे बीकर में सिक्के का ऊपर उठे हुआ दिखाई देना, सिक्के का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना। पानी से भरे बीकर में अगर कोई सिक्का डालेंगे तो वो सिक्का भी ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। और भी कर सकते हैं आप। अगर आप किसी कुएं में देखोगे तो कुएं का जो पेंदा होता है वो ऊपर उठा हुआ या उथला हुआ दिखाई देता है। तो इस प्रकार की बहुत सारी घटनाएं हैं जो प्रकाश के अपवर्तन के कारण होती है। जो अग्रिम सूर्योदय होता है, अग्रिम सूर्यास्त होता है, वो भी वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही होता है। यानी सूर्यास्त होने के पश्चात भी हमें सूर्य 2 मिनट तक दिखाई देता है। तो अग्रिम सूर्योदय या विलंबित जो सूर्यास्त की घटना है वो भी प्रकाश के अपवर्तन के कारण होने वाली घटनाओं में शामिल है। तो इन सब घटनाओं का मुख्य कारण क्या है? प्रकाश का अपवर्तन, जिसके बारे में अपन अगला जो चैप्टर होगा उसमें बड़े डिटेल से इन सब चीजों के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। फिलहाल अपन इन उदाहरणों को ध्यान रखें, ठीक है। अब अपन बात करते हैं प्रकाश के अपवर्तन के कारण होने वाली घटनाएं होगी। देखो, अपवर्तनांक, ठीक है। तो देखो अपवर्तनांक क्या होता है। अपवर्तनांक में अपन ने वही पढ़ा जो प्रकाश के अपवर्तन में था। अपने अपवर्तन में क्या कहा? जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रकाश के वेग में, प्रकाश की दिशा में, वेग में और प्रकाश की दिशा में परिवर्तन होता है। तो किन्हीं दिए गए दो माध्यमों में, चाहे एक विरल हो चाहे एक सघन हो, उन दो माध्यमों में प्रकाश की दिशा में होने वाले परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? अपवर्तनांक कहते हैं। या होने वाले वेग में परिवर्तन का जो अनुपात है, वेग में परिवर्तन का जो अनुपात है वही क्या कहलाता है? अपवर्तनांक। जैसे मान लो, माध्यम एक में प्रकाश का वेग v1 है, ठीक है। इसी प्रकार माध्यम 2 में प्रकाश का वेग क्या है? v2 है। तो अपन कहेंगे कि माध्यम 1 का माध्यम 2 के सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होगा? अपवर्तनांक क्या होगा? तो ये अपवर्तनांक किसके सापेक्ष? माध्यम 1 का माध्यम 2 के सापेक्ष, माध्यम 1 का माध्यम 2 के सापेक्ष अपवर्तनांक क्या हो जाएगा? v2/v1। इसी प्रकार माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक, ये क्या हो जाएगा? अपवर्तनांक माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का v1/v2, ठीक है। अगर आपको माध्यम 1 में प्रकाश की चाल दी गई हो, माध्यम 2 में प्रकाश की चाल दी गई हो, और अगर माध्यम 1 के सापेक्ष पूछे, जिसके सापेक्ष पूछे उसमें उस दूसरे माध्यम का आप डिवाइड कर दीजिए। जैसे आपको पूछ रहा है माध्यम 2 के सापेक्ष ज्ञात कीजिए, माध्यम 2 के सापेक्ष पूछ रहा है तो v2/v1, माध्यम 1 के सापेक्ष पूछ रहा है तो v1/v2। दोनों में प्रकाश का वेग दिया जाएगा तो अपन अपवर्तनांक निकाल लेते हैं। अगर अब ये कह रहा है नोट, यदि दिया गया माध्यम एक निर्वात हो, कैसा हो? निर्वात हो, वायु रहित हो, निर्वात हो तो निर्वात के सापेक्ष, किसके सापेक्ष? निर्वात के सापेक्ष किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक, निर्वात के सापेक्ष किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक क्या हो जाएगा? ये तो हो गया अपवर्तनांक, निर्वात हो गया c और अपॉन v,
C अपॉन V। C का मतलब है निर्वात में प्रकाश का वेग और V का मतलब है किसी माध्यम में प्रकाश का वेग। क्योंकि आपको पता है विशेष रूप से आपको चैप्टर की स्टार्टिंग में बताया था कि जो निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है, C का मतलब है निर्वात में प्रकाश की चाल, वो होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ C का मान क्या आ जाएगा, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। निर्वात में प्रकाश की चाल, यहाँ C का मान रख देंगे अपन 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो ये हो जाएगा निर्वात में प्रकाश की चाल। तो आई थिंक शायद आपके अपवर्तनांक समझ में आ गया हो। एक बार और इसकी थ्योरी देख लेते हैं और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो बेटा, देखो जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपनी दिशा में क्या कर लेती है, परिवर्तन, दिशा में परिवर्तन कर लेती है। तो किन्हीं दो माध्यमों के लिए होने वाले दिशा परिवर्तन के विस्तार को हम क्या कहते हैं बेटा, अपवर्तनांक कहते हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है, किस प्रकार से ज्ञात करोगे, देखो देखो क्या होगा। ये कह रहा है माध्यम एक में एक प्रकाश की किरण जिसका माध्यम एक में वेग कितना है, v1, और माध्यम दो में वेग कितना है, v2। माध्यम दो में वेग कितना है, v2। तो माध्यम दो का माध्यम एक के सापेक्ष अपवर्तनांक कितना हो जाएगा, माध्यम दो का माध्यम एक के सापेक्ष हो गया v1/v2। इसी प्रकार से अगर मैं बात करूं माध्यम एक का माध्यम दो के सापेक्ष, माध्यम एक का माध्यम दो के सापेक्ष कितना हो जाएगा, v2/v1, v2/v1। क्लियर है। आगे देखो, यदि हमारा दिया गया एक माध्यम, यदि हमारा दिया गया माध्यम एक क्या है, निर्वात है, तो निर्वात के सापेक्ष अगर किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक निकालते हैं तो उसे अपन निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। किसी भी माध्यम का निर्वात के सापेक्ष निकाला गया अपवर्तनांक क्या कहलाता है, निरपेक्ष अपवर्तनांक, और सूत्र हो जाएगा C/V। इसके द्वारा बहुत सारे अंक के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं ना। तो अपवर्तनांक क्या हो जाएगा, C/V। C क्या है, निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल, और ये कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, V क्या है, माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक है, आई थिंक शायद आपकी अपवर्तनांक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अब बात करते हैं अपवर्तनांक को प्रभावित करने वाले कारक। तो अपवर्तनांक मतलब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रकाश की किरण जाती है तो उसकी दिशा में परिवर्तन हो सकता है। तो दिशा में परिवर्तन किस किस के कारण से हो सकता है, देखो बेटा, दिशा में परिवर्तन हो सकता है, एक तो हो सकता है माध्यम की प्रकृति, सघन है विरल है, कौन कितना सघन है कौन कितना विरल है उस हिसाब से अपवर्तनांक। दूसरा अपन करेंगे माध्यम का जो घनत्व है, डेंसिटी। ठीक है, और तीसरा है प्रकाश की तरंग देरी है, प्रकाश की तरंग देरी है, कौन से रंग की चाल कितनी ज्यादा होती है। इन तीनों पर प्रकाश जो अपवर्तनांक है वो निर्भर करता है। ठीक है, ध्यान से देखें, देखो बेटा, माध्यम की प्रकृति पर, घनत्व पर और प्रकाश के रंग पर या तरंग देरी पर। देखो कैसे तरंग देरी पर, जो बैंगनी रंग है उसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, बैंगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है क्योंकि इसकी जो तरंग देरी होती है, तरंग देरी या वेग सबसे कम होता है। वेग क्या होता है, सबसे कम। जिसका वेग सबसे कम उसका अपवर्तनांक सबसे ज्यादा। ठीक है, और लाल रंग का तरंग देरी सर्वाधिक होता है, लाल रंग का तरंग देरी सर्वाधिक होता है, इसलिए इसका अपवर्तन सबसे कम होता है, तो इसका अपवर्तनांक भी कम होता है। एक आपको बताया था निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, तो आज के सेशन में अपन इतना ही देखेंगे। आज के सेशन की बात करें तो अपने अगर सबसे पहले अपने बात की प्रकाश का अपवर्तन, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो इसकी दिशा में परिवर्तन हो जाता है। अपने बात की अपवर्तन क्यों होता है, प्रकाश के वेग में परिवर्तन के कारण होता है। कैसे होता है, विरल से सघन में जाएगी, अभिलंब के पास में आ जाएगी, सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से, विरल से सघन में आएगी, अभिलंब के पास में आ रही है, और सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर हो जाएगी। ठीक है, दो नियम पढ़े थे, आपतित अपवर्तित और अभिलंब एक ही तल पर होते हैं।
आपतन कोण की ज्या साइन आई और अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर का जो अनुपात होता है नियत होता है। इसके अलावा अपने आयताकार कांच के स्लैब से प्रकाश के अपवर्तन की बात की और अपवर्तनांक की बात की है। ठीक है, आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप इसके एक बार जरूर रिवीजन करें और बहुत अच्छे से देखें, क्योंकि वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, इसी पे आधारित आगे की घटनाएं निर्भर करेगी। ठीक है, तो आप अच्छे से पढ़ते रहे, वीडियो को लाइक करें। अब आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। इसी का जो अगला टॉपिक है उस टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक आप पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।